नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा गुप्त वंश का जो है दूसरा भाग होगा। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, गुप्त वंश का पहला भाग। कल हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से गुप्त वंश की हमको जानकारी होती है और क्या कहते हैं उसके साहित्यिक स्रोत क्या क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या क्या होते हैं और विदेशी स्रोत क्या क्या होते हैं। उसी के आगे हम देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश का दूसरा भाग। आज जो स्टार्टिंग होगी वो विक्रमादित्य। तो इसका जो नाम होता है, जो रियल में नाम होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। और जब इसने क्या है शकों पे विजय प्राप्त कर ली है तो दो इसने उपाधियां धारण की, एक शाकाहारी और एक विक्रमादित्य। तो इसलिए इसका नाम जो लिखा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है लिखा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो जो इसका जो समय है, तो इसका जो समय 375 एडी से लेकर 415 एडी तक क्या है, विक्रमादित्य का ये समय है। और गुप्त वंश में जितने भी आपके राजा हुए हैं, जैसे पहला श्रीगुप्त होता है, दूसरा घटोत्कच है, और तीसरा आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, एक रामगुप्त होता है और एक आपका होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त क्या होता है, वो जो है समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा होता है। और उसमें ये प्रथा रही है कि राजा का बड़ा बेटा ही गद्दी पे बैठेगा। तो रामगुप्त जो है गद्दी पे बैठा दिया जाता है, लेकिन ये स्वभाव से बहुत ही कायर और क्या ही मतलब कि जो कायर व्यक्ति था और वीर पुरुष ये नहीं था। तो इसके शासनकाल में क्या है, शक लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया है। और रामगुप्त की पत्नी का नाम होता है ध्रुव देवी। क्या होता है? ध्रुव देवी। अगर इसको आपको और अच्छे से पढ़ना है तो एक उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी जो उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद का, तो उसमें जो है डिटेल से बिल्कुल इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से रामगुप्त ने क्या किया है, शकों से हारने के बाद अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को क्या है उपहार में दे दिया। और बाद में कौन जाता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, ये जाता है शकों को हराता है और अपनी भाभी ध्रुव देवी को क्या है वो वापस लाता है और क्या कहते हैं शकों को हरा देता है। और वापस लाने के बाद जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या किया है, अपनी भाभी ध्रुव देवी से क्या है विवाह कर लेता है। और इस प्रकार से वहाँ पे रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी है किसकी, समुद्रगुप्त के बाद जो है राजा आपका रामगुप्त बनता है, लेकिन कुछ समय के लिए बनता है और वो शकों से हार जाता है। और क्या अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को उपहार के रूप में दे देता है। और फिर जो है रामगुप्त का जो छोटा भाई है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, ये जाता है शकों को हराता है और अपनी भाभी ध्रुव देवी को लाता है। और वहीं पे क्या है रामगुप्त की हत्या भी हो जाती है। और फिर ये जो है ध्रुव देवी से शादी करके जो में क्या कहते हैं गुप्त वंश की गद्दी पे ये बैठ जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ध्रुव देवी जो है इनकी पहली पत्नी है और कुबेर नागा जो है ये भी क्या है इनकी दूसरी पत्नी है। तो ध्रुव देवी और कुबेर नागा जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि आजकल जो पेपर में पूछे जाते हैं, पिछली बार देखा होगा कि यूपीपी में पूछा गया है कि जो जितने भी राजा थे तो एक तरफ राजा के नाम थे और एक तरफ थे उनकी पत्नियों के नाम। तो मिलान के लिए क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, यूपीपी में पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ध्रुव देवी भी इनकी पत्नी रही हैं और कुबेर नागा भी इनकी पत्नी रही हैं। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो पुत्री है प्रभावती, तो प्रभावती जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री है। और इनका जो विवाह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर देते हैं। तो वाकाटक वंश के जो राजा होते हैं रुद्रसेन द्वितीय के साथ जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री का विवाह ये कर दिया। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि गुप्त वंशों की राजधानी क्या रही है, पाटलिपुत्र रही। क्या रही है? पाटलिपुत्र। ये वही पाटलिपुत्र है जिसकी स्थापना जो है हर्यक वंश के राजा होते हैं उदयन। तो उदयन ने क्या किया है, पाटलिपुत्र को बसाया है। और उदयन जो है ये हर्यक वंश के राजा होते हैं। और पाटलिपुत्र के बाद जो है विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाई है, उज्जैनी को बनाई। तो पहली राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, और उज्जैन, और दूसरी राजधानी उज्जैनी। तो ये आपको याद रखना है कि गुप्त वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र से क्या है दूसरी राजधानी बनाई, तो वो आपका क्या होगा, उज्जैनी, जिसे आज हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो
ये जो पाटलिपुत्र है, उज्जैनी है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी रहे हैं। तो ये भी पूछा जाएगा कि विक्रमादित्य के समय जो है शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है, तो पाटलिपुत्र रहा है, और क्या रहा है, ये उज्जैनी रहा है। तो साकार तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने शकों को हराने के बाद जो है उपाधि धारण की है। कौन सी उपाधि धारण की है? साकार की उपाधि धारण की है। एक फाहियान है, ये आपका चीनी यात्री है। क्या है आपका? चीनी यात्री। तो चीनी यात्री जो फाहियान है, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया है। तो सन भी इसका लिख लीजिएगा, 399 AD में आया है। 399 AD आया है और 415 AD में चला गया। तो 399 ईस्वी में जो है फाहियान चीनी यात्री जो है ये भारत भ्रमण पे आता है, और यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, क्या इनकी जानकारी लेता है, और फिर क्या है 415 में क्या है ये भारत से वापस चला जाता है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, चीनी यात्री जब भारत आया है तो स्थल मार्ग से आया है, और जब गया है तो जल मार्ग से ये गया है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि स्थल मार्ग से जो है ये फाहियान आता है, और जल मार्ग से क्या है ये जाता है। तो चीनी यात्री 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक फाहियान याद रखना है, और एक आपको और याद रखना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश में वेनसांग। तो वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय आता है, और जबकि फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आता है। तो ये 2 जो चीनी यात्री हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला आपका फाहियान जो कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आया है, जो वेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। आगे हम देखेंगे, लिखा है इन तू। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चीनी भाषा में या फिर जब यहाँ से गया तो भारत को किस नाम से संबोधित किया गया। तो जब ये फाहियान वहाँ चीन पे गया तो इस व्यक्ति ने जो है भारत को यिन तू के नाम से संबोधित किया गया है। ये भी कहा जाता है कि भारत को चीनी भाषा में क्या कहा गया है, यिन तू कहा गया है। आगे हम देखेंगे स्वर्णकाल लिखा है। तो आपसे अगर पूछे कि इतिहास में किस शासक के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन जब पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कौन से वंशों के शासनकाल को भारत का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है, क्या कहते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति की दृष्टि से। तो गुप्त वंश के जो शासक हुए हैं सभी शासकों की तुलना करके क्या बताया जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। जबकि हम लोग जब मुगल वंश पढ़ेंगे, हिंदी का स्वर्णकाल अकबर है, और चित्रकला का स्वर्णकाल क्या है आपका, जहांगीर है, और जबकि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। लेकिन यहाँ क्यों स्वर्णकाल कहा गया, कि स्वर्णकाल का मतलब ये है कि इनके शासनकाल में जो है समाज में, प्रजा में सभी लोग जो है ये खुशहाली पूर्वक जो है ये रहा करते थे, और इन्हीं के समय क्या कहते हैं मंदिर कला का विकास हुआ। और इनके पहले जो है मंदिर कला का विकास नहीं हुआ था, केवल मूर्ति ही थी, लेकिन मंदिर कला का विकास नहीं हुआ। और गुप्त वंश के बाद ही क्या है, जितने आपके मंदिर आज भी हमारे भारत देश में मौजूद हैं या फिर विश्व में जो मौजूद हैं, ये सब मंदिर कब से बने हैं, ये गुप्त वंश के बाद ही बने। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि मंदिर कला का विकास किस वंश में हुआ है, तो गुप्त काल में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और संस्कृति की दृष्टि से भारत में किस वंश के राजाओं के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो गुप्त वंश के राजाओं के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि इस वंश में, गुप्त वंश में इनकी राजकीय भाषा क्या थी, तो राजकीय भाषा इनकी रही है संस्कृत रही है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, गरुड़ पक्षी था। कौन था? गरुड़ पक्षी। बाद में कुछ समय के लिए मोर को भी बना दिया जाता है। तो ये पूछेगा कि गुप्त वंश के राजाओं का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था, वो गरुड़ पक्षी था। आगे हम देखेंगे कि मेहरौली का लौह स्तंभ है। तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, तो पहले तो इतिहासकार ये कंफर्म नहीं थे कि ये किसका लौह स्तंभ है, और इस लौह स्तंभ में जो है चंद्र नामक शासक का उल्लेख है। इस लौह स्तंभ में जो है चंद्र नामक शासक का उल्लेख है। इतिहासकार ये मानते हैं कि ये वही चंद्र हैं जो गुप्त वंश के कौन से हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य के नाम से
जानते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है इसका संबंध किससे है, ये गुप्त वंश से है। राजा का नाम क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो है लगभग जो है 2000 साल का हो गया है और आज भी इसमें क्या है, जंग नहीं लगा है। और ये पूरी तरह से क्या, ये लोहे का बना हुआ है। तो ये इसकी एक खासियत है कि आज भी क्या है, ये खुले प्रांगण में है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। और मेहरौली का लौह स्तंभ है और इसमें जो चंद्र नामक शासक का उल्लेख किया गया है, ये चंद्र और कोई नहीं है, ये कौन से हैं, आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। और इसी लौह स्तंभ के पास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। हम लोग इसको दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। कहाँ पे करवाया है, दिल्ली में करवाया है। ये कहाँ पे है, लिख लेना, ये आपका है दिल्ली में। तो मेहरौली के लौह स्तंभ के पास ही क्या है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण ऐबक ने करवाया है। आगे हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि मुगल वंश में जो है 9 रत्न रहते हैं अकबर के शासनकाल में, ठीक उसी प्रकार गुप्त वंश के शासक होते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके समय में भी 9 रत्न होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखिएगा, उनका क्षेत्र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला आपका कालिदास है। तो कालिदास क्या थे, संस्कृत के महाकवि थे। कालिदास क्या थे, संस्कृत के महाकवि। आपने पढ़ा होगा कि प्रारंभ में जो है ये जो है क्या कहते हैं, ये एक मूर्ख व्यक्ति होते हैं और इनकी जो शादी हो जाती है तो इनकी जो वाइफ होती हैं तो इनकी ये कैदे से बेइज्जती करती हैं। उसी के बाद जो है ये अपनी वाइफ को छोड़कर चले जाते हैं और क्या है, लास्ट में क्या बन जाते हैं, संस्कृत के महान कवि बन जाते हैं। तो आगे है आपका धन्वंतरि। तो धन्वंतरि क्या थे, ये चिकित्सक थे। तो धन्वंतरि भी जो है अपने समय के क्या रहे, एक महान चिकित्सक थे। पीछे हम लोग ये पढ़ चुके हैं। एक चरक व्यक्ति होते हैं जिनका संबंध किससे है, कुषाण वंश से है। राजा कौन है, कनिष्क। तो वो चरक हैं और ये क्या है आपके धन्वंतरि। तो धन्वंतरि के जो है ये आपके चिकित्सक होते हैं। वरामिहिर कौन होते हैं, ये खगोल शास्त्री होते हैं। शंकु क्या थे, वास्तुकार थे। छपड़क ज्योतिषी थे। वररुचि ये व्याकरणज्ञ थे। बेताल भट्ट ये जादूगर। जादूगर का मतलब होता है जैसे कोई तांत्रिक होता है उसे क्या कहेंगे, जादूगर कहेंगे। घटकर पर ये क्या थे, कूटनीतिज्ञ। तो ये 8 जो ये 9 लोग हैं, ये नवरत्न हैं। तो पहले कालिदास हैं, दूसरे धन्वंतरि हैं, तीसरे वरामिहिर हैं, चौथे शंकु हैं, फिर आपके छपड़क हैं, फिर आपके क्या वररुचि हैं, तो फिर आपके क्या है बेताल भट्ट और फिर घटकर पर हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये आपके क्या हो गए हैं, नवरत्न आपके हो गए हैं। तो ये क्या हो गया आपके नवरत्न। तो यहाँ नंबरिंग कर लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 1 8। एक छूट रहा है इसमें। तो कालिदास है, धन्वंतरि है, वरामिहिर है, शंकु है, छपड़क है, वररुचि है, बेताल भट्ट, घटकर पर। एक नौवा और लिखिएगा इसमें, अमर सिंह। कौन होते हैं, अमर सिंह। तो अमर सिंह क्या होते हैं, ये कोषाध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं आपके, कोषाध्यक्ष होते हैं। तो ये 9 जो होते हैं आपके कौन होते हैं, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 9 रत्नों में क्या है, ये शामिल थे। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इसके बाद आगे हम देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहा है, माना जाता है ये कि ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ये भी कहा जाता है कि जो गुप्त वंश है ये जो है जब ये था तो ये ब्राह्मण वर्ष का क्या है, ये स्वर्ण काल था। लेकिन जो है ये ब्राह्मण धर्म अपनाने के साथ साथ अन्य जो धर्म के लोग अनुयायी थे तो उनको भी ये मानने वाला था। उससे ये स्पष्ट होता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सचिव होता है वीरसेन, तो वीरसेन जो है शैव धर्म का अनुयायी होता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सचिव होता है वीरसेन, उसका संबंध किस धर्म से था, शैव धर्म से था। और सेनापति जो था ये आम्रकार्दो, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होते हैं ये जो है सभी धर्मों को ये सम्मान देता रहा है, आदर देता रहा है। तभी तो यही होगा कि इसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त ने क्या किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया है, व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए। क्वेश्चन ये पूछेगा कि गुप्त वंश के किस शासक ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए, तो उस व्यक्ति का नाम क्या होगा, तो उस व्यक्ति का नाम है
चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये आपके क्वेश्चन बन गए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय से बन गए। अब इसके बाद आते हैं, इसका बेटा आएगा कुमारगुप्त प्रथम आएगा। और कुमारगुप्त प्रथम का जो समय है 415 से 455 ईस्वी तक। इससे केवल सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय का जो है निर्माण किसने करवाया है? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया है। और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कौन से विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका जो निर्माण करवाया गया है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया है। एक आगे और पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय का जो निर्माण है, ये पाल वंश के राजा होते हैं, राजा धर्मपाल। तो राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला का निर्माण करवाया है। और कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया है। और इन दोनों विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। और ये कहाँ पे करवाया है? ये बिहार में करवाया था। कहाँ पे करवाया था? बिहार में करवाया था। अगला पॉइंट है आपका कि कुमारगुप्त के शासनकाल में ही क्या कहते हैं, सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख में जो है गुप्त वंश के राजाओं का जो है एक व्यवस्थित जो है क्रम इसमें मिला है। मंदसौर अभिलेख में क्या मिला है? गुप्त वंश के राजाओं का जो है एक व्यवस्थित क्रम मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, गरुड़ से क्या हो गया है आपका? मयूर हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्त वंश के शासनकाल में अनेक प्रकार के सोने के सिक्के जो चला करते रहे, उनमें से एक था गरुड़ प्रकार। तो जो गरुड़ प्रकार का जो सिक्का था, तो गरुड़ के स्थान पे इसका कुमारगुप्त प्रथम ने क्या करवाया है? मयूर का जो चित्र अंकित करवाया है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गुप्त वंश के किस शासक ने गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र जो है अंकित करवाया है? तो आपका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम होगा। इसके बाद हम चलेंगे, इसका बेटा होता है स्कंदगुप्त। और इसी के बाद जो है गुप्त वंश की जो है विशेष जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और इसके बाद केवल एक ही आपको मिलेगा, भानुगुप्त। और उसका क्या है? सती प्रथा का उल्लेख, एरण अभिलेख। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्कंदगुप्त, इनका समय है 455 से लेकर 467 तक। और इन्हीं के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हो गया था। और हुड़ों में जिसने आक्रमण किया था उसमें जो मुख्य रूप से उसका नाम क्या था? हुड़ शासक था खुशनवाज। क्या नाम था? खुशनवाज। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था? या फिर हुड़ों को सबसे पहले कौन से गुप्त शासक ने क्या किया? पराजित किया है। तो उनका नाम है स्कंदगुप्त। इन्होंने क्या किया है? हुड़ों को सबसे पहले पराजित किया है। आगे हम देखेंगे सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील जो है, ये वही सुदर्शन झील है जिसका संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से है, अशोक से है। और क्या गुजरात के एक राजा होते हैं उनसे होता है। तो इसका जो निर्माण भी क्या है, ये स्कंदगुप्त जो करवाते हैं। किससे करवाते हैं? चक्रपालिस से करवाते हैं। किससे कराते हैं? चक्रपालिस से करवाते हैं। जीर्णोद्धार कराते हैं। क्या कराते हैं? जीर्णोद्धार कराते हैं। और ये जो है सौराष्ट्र के क्या होते हैं? सौराष्ट्र के राज्यपाल होते हैं। और ये कहाँ पे है? ये आपका ये गुजरात में है। कहाँ पे है आपका? ये गुजरात में है। अगला है आपका एरण अभिलेख। तो एरण अभिलेख का जो समय है ये 510 जो है ईस्वी है। और इसी अभिलेख में पहली बार जो है सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सती प्रथा का जो प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तो एरण अभिलेख से। और इस अभिलेख का जो समय है ये 510 ईस्वी है। और क्या कहते हैं, ये किसके समय का है? तो गुप्त वंश के एक शासक होते हैं भानुगुप्त। कौन होते हैं? ये भानुगुप्त होते हैं। तो गुप्त वंश के जो शासक होते हैं भानुगुप्त, तो उन्हीं के शासनकाल में एक अभिलेख मिला है, एरण अभिलेख। समय है 510। और इसमें जो है सबसे पहले क्या है? सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गुप्त वंश के जो मेजर आपके राजा हो गए वो हो गए। इसके बाद जितने भी राजा आते हैं उनसे कोई क्वेश्चन आपके न बनते हैं, न कभी पूछे गए हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुप्त काल में जो है कुछ शब्दावलियां हैं। और उन शब्दावलियों का जो है
क्या अर्थ होता है। तो आजकल जो पेपर में देख रहे हैं हम लोग कि जहाँ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका मेन तो हो ही गया है। इनके अलावा अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन पिछली बार जो यूपीपी के पेपर हुए हैं और अदर एग्जाम हुए हैं, तो उनसे जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन शब्दावलियाँ। तो पहला आपका शब्द है महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत, इसका अर्थ क्या है? तो गुप्त वंश में जो सेनापति होता था उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? महाबलाधिकृत के नाम से संबोधित किया गया। फिर दूसरा शब्द है महादंड नायक। तो महादंड नायक का अर्थ क्या होता रहा है? तो गुप्त काल में जो न्यायाधीश होते रहे उन्हें जो है महादंड नायक नाम से संबोधित किया जाता रहा है। आगे हम देखेंगे संधि विग्रह। इसको हम आगे कल पढ़ेंगे कि अलग अलग राजाओं, ये प्रमुख पद होता है। ये क्या होता है? ये गुप्त काल में सबसे प्रमुख पद होता रहा। राजा जो है इससे जो है सलाह लेते थे। तो संधि विग्रहिक जो है ये युद्ध एवं शांति मंत्री होते रहे। फिर अगला है दंड पाशिक। तो दंड पाशिक जो होते रहे हैं पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो क्या कहलाया है? दंड पाशिक कहलाया है। आगे है विनय स्थित स्थापक। विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी। शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी क्या कहलाया है? ये विनय स्थिति स्थापक। आगे हम देखेंगे भंडागाराधिकृत, जो ये आपका है राजकोष का अधिकारी। राजकोष का अधिकारी हम ये भी कह सकते हैं, खजांची भी कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे महाछपटलिक। तो जो छपटलिक है ये लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन? महाछपटलिक। और नेक्स्ट है आपका महाप्रतिहार। महाप्रतिहार जो है ये महल का जो है ये प्रमुख अधिकारी। तो ये आपका हो गया महल का अधिकारी महाप्रतिहार। आगे हम लोग देखेंगे कि चाट एवं भाट। तो चाट एवं भाट का अर्थ होता रहा है पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी। क्वेश्चन पूछेगा कि पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी को क्या कहा गया है? चाट एवं भाग, वो चाट एवं भाट कहा गया है। जबकि जो सर्वोच्च अधिकारी होते रहे वो क्या कहलाए हैं? दंड पाशिक। तो दंड पाशिक और चाट एवं भाट दोनों एक समान है। हम कह सकते हैं आज की डेट में ये कांस्टेबल है और ये क्या है? एसपी डीएसपी है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे देश। तो गुप्त काल में जो शासन की सबसे बड़ी इकाई थी वो देश कहलाती रही। क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त काल में जो शासन की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती रही? देश। और इसके मुखिया को क्या कहा गया है? गोप्ता कहा गया। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि गुप्त काल में शासन की सबसे बड़ी इकाई देश थी और जो इसका मुखिया ये गुप्ता कहलाया है। अगला है आपका ग्रामिक। तो ये आपको याद रखना है कि गुप्त काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्रामिक थी। और इसका जो मुखिया क्या कहलाया है? ग्रामिक कहलाया। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इसका जो है मुखिया, ग्रामिक का जो है मुखिया कहलाया। क्या कहलाया है? मुखिया कहलाया। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि शासन की सबसे बड़ी इकाई देश और सबसे छोटी इकाई क्या है? ये ग्रामिक है। तो ये सब चीज़ें क्या है आपको याद रखना है। और एक वीडियो आपका और बनेगा, इसके बाद क्या गुप्त वंश आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो अभी मैंने बताया है सुदर्शन झील, तो इनका सुदर्शन झील का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से भी है, अशोक से भी है, और एक शासक और होते हैं रुद्रदामन। कौन होते हैं? रुद्रदामन, उनसे भी है, और स्कंदगुप्त। तो सुदर्शन झील अगर क्वेश्चन आता है तो इन सब में क्या है सबसे इम्पोर्टेंट आपका है क्या नाम उनका? रुद्रदामन। क्या नाम है? रुद्रदामन। कई बार पूछा गया है कि सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करवाया गया है तो रुद्रदामन के द्वारा कराया गया है। तो लेकिन यहाँ पे जब स्कंदगुप्त भी ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, अशोक भी नहीं मिलेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मुख्य रूप से इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है रुद्रदामन से ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक समाप्त होता है गुप्त वंश में। अब इसमें एक लेक्चर और आएगा और इसके बाद जो है गुप्त वंश क्या है पूरी तरह से ये समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा है इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।